रुद्रपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी रैली की तैयारी में जुटी। 3 और 4 अप्रैल को जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा। उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को यूपी में स्टार प्रचारक की मिली जिम्मेदारी। सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल की प्रक्रिया पूरी। प्रदेश के 93,187 सर्विस मतदाता ई पोर्टल बैलेट से करेंगे वोट। पोलिंग बूथों पर होगी वीडियोग्राफी। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। हरिद्वार ऋषिकेश में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। शहर में लगा जाम। रेंग रेंग कर चलने को मजबूर वाहन। और फिर टूटा रिकॉर्ड। तापमान 36 डिग्री पार। मार्च के आखिरी दिन गर्मी के तेवरों ने निकाला पसीना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में पहले चरण में होने वाले मतदान की तारीख नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। तमाम राजनीतिक दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वहीं भाजपा 400 पार के नारे को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा उत्तराखंड में कराने जा रही है। उत्तराखंड में इस महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी दंगल को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे। हालांकि भाजपा अपने सभी विरोधी दलों से तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। वहीं राज्य में भाजपा ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज भी चुनावी मैदान में उतारी है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राज्य में चुनावी रैली को रुद्रपुर में संबोधित करने जा रहे हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से अधिक भीड़ का लक्ष्य रखा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पीएम मोदी को एकाएक सवालों के जवाब देने की मांग कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को नैनीताल लोकसभा के रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी 2 अप्रैल की जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी मोर्चे और सब कार्यकर्ता 2 अप्रैल की जनसभा को सफल बनाने में जुट गए हैं और हमारा अनुमान है कि 1 लाख से अधिक जनता नैनीताल लोकसभा की वहाँ मोदी जी को सुनने के लिए एकत्रित होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है और स्टार प्रचारक के नाते वो यहाँ पर हैं, चुनाव के मुखिया के नाते भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव प्रचारक वही हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमने उनसे कुछ सवालात किए हैं। पहला सवाल तो ये है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को जवाब देना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे। दूसरा सवाल हमारा है कि 16 साल के लिए सेना में भर्ती होता था नौजवान, और पूरे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो सेना पर मनी ऑर्डर पर निर्भर करती है, तो क्यों उसको 4 साल के लिए किया जा रहा है, क्यों उनके हितों में कुठाराघात किया जा रहा है, इस बात का जवाब भी प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। तीसरा, पेपर लीक वाले कांड में जितने भी हैं भाजपा के लोग ही पकड़े जा रहे हैं और क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों के हितों में कुठाराघात करते हैं, उसमें भी हमको उसका जवाब चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रैली के बाद भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी दौरे शुरू होने जा रहे हैं। इसके तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं पीएम मोदी की रैली से पहले राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अंकिता हत्याकांड, केदारनाथ में 230 किलो सोने की चोरी, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब देने की मांग की। देखिए, प्रधानमंत्री जी रैली करने आ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है, हर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी अगर रैली के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो जनता को ये बताएं कि अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी था उसका नाम क्या है और उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं और अंकिता भंडारी को कब न्याय देने वाले हैं।
दूसरा मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं खुद 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्हें 5 साल और चाहिए, लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के युवाओं को जो 20 साल की नियमित नौकरी उनको सेना में मिलती थी, जो सेवा देने का सपना देखते थे, वो उन्होंने घटा करके 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया। तो उसके बारे में मोदी जी अब क्या करने वाले हैं? क्या वो वापस उसको नियमित करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? इसका भी जवाब दे करके जाएं। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो एक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें जो अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते हुए उन्होंने एक सफ़ेदपोश नेता के ऊपर आरोप लगाए थे। तो क्या मोदी जी उस सफ़ेदपोश नेता का नाम भी इस प्रदेश की जनता को बताने वाले हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ये विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ये नेशन फर्स्ट को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज का ये जो चुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये देश की आज़ादी के बाद का पहला चुनाव है जिस चुनाव में आज आप लोग भी और पूरे देश की जनता ये चर्चा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, 400 एनडीए पार करेगा। आज बहस ये है, लेकिन कांग्रेस की जो आज स्थिति है, इतनी निराशा में कांग्रेस है, इतनी हताशा में कांग्रेस है कि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद कमरों में बैठ करके आप लोगों के कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि प्रदेश के अंदर 11,500-12 हजार जो पोलिंग बूथ हैं, क्या उन पोलिंग बूथों में कांग्रेस के पास जाने के लिए कार्यकर्ता हैं? कुल मिलाकर चुनाव नजदीक आते ही देश में राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी इलेक्टोरल बॉन्ड, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के समेत तमाम मुद्दों को लेकर बवाल काट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में भी कांग्रेस ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। देखना होगा कि क्या पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से, जहां टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने सहसपुर विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और जनसंपर्क करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में हुई जनसभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जनसभा में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य को भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है। अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक में, सभी कार्यकर्ताओं में अभी, और बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। प्रदेश को दोबारा डबल इंजन चाहिए, प्रदेश को, देश को, सब जगह को डबल इंजन चाहिए ताकि हमारा सभी लोगों का काम इजीली हो जाए। हम रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लाल कुआं पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की है। साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा और कहा कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को कोई भी पहल नहीं की, जबकि वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। लाल कुआं में बस अड्डा नहीं है, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का, खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बालू प्रदेश है, तो ऐसे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। तो वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री। राजगांव को लेकर क्या कहेंगे आप? सांसद बनने के बाद इसमें पहल करेंगे बनने के लिए राजगांव? निश्चित तौर पर जो जन भावना है, जो वहाँ हमारे क्षेत्र के जो सभी लोग हैं, उनकी जो भावना होगी, उसकी भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। आज मोटा हल्दू क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दू चौड़ से लाल कुआं, अभी बिंदु खत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है। और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए, कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए
अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए, और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना, जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं। और मैं निश्चित ही यकीन के साथ आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, और उनकी जो बौखलाहट है वो इस समय नजर आ रही है। लगातार सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार लोगों को तोड़ने का, दबाने का, धमकाने का, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये उनका डर है जो उनको ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। और हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सीधे सीधे इनकी नाकामियों के बारे में बात कर रहे हैं, और भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित ही सफल होंगे। खबर की ओर प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं। आगामी 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की रुद्रपुर में जनसभा है। वहीं कांग्रेस भी प्रदेश में स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इसको लेकर कहा कि स्टार प्रचारकों को लेकर विचार चल रहा है। जिला अध्यक्षों व उम्मीदवारों से नाम मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 से 15 अप्रैल तक हमारा प्रदेश में पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त चुनाव अभियान चलेगा। आपको कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी दिखाई देंगे। हमने कल भी कहा था कि 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में हम सारे लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमने जिलाध्यक्षों से भी नाम मांगे हैं और हमने उम्मीदवारों से भी नाम मांगे हैं, और 5 से 15 के बीच में हमारा ज़बरदस्त चुनाव अभियान चलेगा। चाहे वो तराई का क्षेत्र है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र है, सब जगह हमारा प्रयास रहेगा कि पार्टी के वरिष्ठतम नेता। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी को प्रदेश में शुरू हुई थी और 16 मार्च को समाप्त हो गई थी। इसके बाद से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,16,823 तथा इंटर में 94,914 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि 29 मूल्यांकन केंद्रों पर 10 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर गढ़वाल मंडल में 16 तथा कुमाऊं मंडल में 13 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही बताया कि मूल्यांकन कार्य में हाई स्कूल में 1993 तथा इंटर में 1581 परीक्षकों को लगाया गया है। वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो हमारे कुल हाई स्कूल में 1,16,823 परीक्षार्थी थे और इंटरमीडिएट में 94,914 हमारे परीक्षार्थी थे। और इनकी जो परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च को संपन्न हो गई हैं। मूल्यांकन का हमारा कार्य 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक प्रस्तावित है और अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इसके लिए हाई स्कूल में हमारे 1993 परीक्षक लगे हुए हैं और इंटरमीडिएट में हमारे 1581 परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की। अगली खबर हल्द्वानी से है। इन दिनों पूर्णागिरि मेला चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे मंदिर जा रहे हैं। वहीं 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित तिलहर रुजवारी गांव के 27 मार्च को श्रद्धालुओं का जत्था पूर्णागिरि के लिए निकला था। खटीमा के रास्ते भक्त माता के जयकारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। पैदल जत्थे में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान रात करीब 8 बजे टनकपुर रोड पर मस्जिद की ओर से जत्थे पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद आरोपित भाग निकले। वहीं इस बात से नाराज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अराजक तत्वों पर नकेल कसे जाने की मांग की है। ये जो मामला था, खटीमा मस्जिद से जो पूर्णागिरि धाम को श्रद्धालु जा रहे थे, उसमें इनने पत्थरबाजी की। इस वजह से आज हम सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। पिछले कुछ वर्षों से हम सब देख ही रहे हैं कि जो धार्मिक यात्राओं पर अब मुस्लिमों द्वारा जो पत्थरबाजी चल रही है, ये आज देखते देखते हमारे घर पर यानी कि उत्तराखंड में होने वाले पूर्णागिरि धाम मेले में श्रद्धालु जा रहे थे, जो खटीमा में मस्जिद से जिन पर पथराव किया गया है, जो एक बहुत ही निंदनीय है। उसी मामले को लेकर आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें अब यह मांग की गई है कि ऐसी धार्मिक यात्राओं का या तो सुरक्षा किया जाए या फिर इनके ऊपर कठोर से कठोर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एस्ट्रोवर्स ने पूरे नैनीताल के स्कूलों में ऐसे कई एजुकेशनल
सेंटर तैयार किए हैं, जिनकी योजना उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों और उससे आगे तक विस्तार करने की है। और इसी कड़ी में नैनीताल के एक स्कूल ने अपने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बड़े होने पर खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो खगोल विज्ञान का आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक रिपोर्ट देखिए। नैनीताल के एक स्कूल ने अपने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला बनाई है। एस्ट्रो पाठशाला का मकसद युवाओं के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें बड़े होने पर खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एस्ट्रो पाठशाला उसका वर्कशॉप 2 साल से हमारा स्कूल में चालू लगा। वो एक्टिविटी बेस्ड है, बच्चे मॉडल्स करता है। ये साल से हमने सोचा क्लासेस 1 to 8 कंपलसरी एक सब्जेक्ट करना है, एग्जाम नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग हमारा मोटो है। और हमारा एक ड्रीम है थोड़े बच्चे एस्ट्रोनॉमर बनाना है, ये है एस्ट्रो साइंटिस्ट होना है। प्रयोगशाला बनाने का विचार एस्ट्रोवर्स नाम के एक स्टार्टअप से शुरू हुआ, जो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखने को एक मनोरंजन गतिविधि बनाने के लिए समर्पित है। This company was started 2 years back. It is basically a startup company, though ventures basically, if I can say, that is Astro Pathshala and Astro Stops. So Astro Pathshala is a STEM learning program और ये बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स पे। प्रयोगशाला छात्रों को दूरबीन, रॉकेट और उपग्रहों के मॉडल बनाने का मौका देती है। साथ ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बेसिक नॉलेज भी देती है। इसमें हम बच्चों को स्पेस से रिलेटेड नॉलेज देते हैं। जैसे हम सन को डेली देख रहे हैं, हर बच्चा सन को देखता है, हर व्यक्ति को सन के बारे में पता है। तो उसके बारे में अगर मैं 3 फैक्ट पूछ दूं किसी बच्चे से सन के बारे में क्या, उसको नहीं पता। यानी कि हम इस अर्थ में इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस अर्थ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हमें स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यही हम चाहते थे कि अवेयरनेस हम बढ़ा सके स्पेस के बारे में लोगों के बीच। इसलिए हम चाहते थे कि स्कूल से अच्छा जगह कहीं नहीं होगी, तो हमने स्कूल को चुना सबसे पहले कि हम स्कूल में बच्चों को स्पेस एजुकेशन लर्निंग प्रोवाइड कराएं। एस्ट्रोवर्स ने पूरे नैनीताल के स्कूलों में ऐसे कई एजुकेशनल सेंटर तैयार किए हैं, जिनकी योजना उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों और उससे आगे तक विस्तार करने की है। खबरों करेंगे अगली खबर का खबर लक्सर से है, जहां पर महाराजपुर गांव में आयोजित नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने फीता काट कर किया है। इस दौरान पवन कश्यप ने कबड्डी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए टिप्स भी दिए हैं। पवन कश्यप ने कहा कि भारत के कोने कोने में से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को सही समय पर सही मंच पर लाकर तराशने की जरूरत है, तभी जाकर वह दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर कबड्डी टीम के कोच सतीश कश्यप ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी व कश्यप समाज के नेता पवन कश्यप द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया, जो सराहनीय है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का दिन जरूर बिजी रहा, लेकिन आज का जो दिन था वो आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज जो एक महाराजपुर में एक टूर्नामेंट था जहां मुझे बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी बहनें मेरे साथ में खड़ी हुई हैं, और ये जो मेडल है, जो ये मेडल जीत के लाए हैं, ये आने वाला भविष्य है। जिस प्रकार से सरकार कहती है कि युवा और महिला भविष्य है, मगर युवा और महिलाओं पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हमारी छोटी बहनें हैं, इन्होंने कबड्डी की मैच में विजय प्राप्त किया है। बात तो धन्यवाद कि ये हमारे बीच पवन कश्यप जी जो हमारे टूर्नामेंट में महाराजपुर कला में हमारा जो सूर्य अकेडमी उद्घाटन था उसमें गए, उन्होंने अपना योगदान दिया और हमें साहस बढ़ाया कि हम हमेशा आपके साथ हैं, इनका साथ हमारे साथ बना रहेगा सर। आज हमारा जो गर्ल्स का टूर्नामेंट था उसमें दूर से भी टीमें आई हुई थी, जिसमें राजस्थान ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया और हमारी टीम जो सूर्या अकेडमी थी उसका सेकंड प्राइज था सर। जिस प्रकार इन्होंने हमें मोटिवेशन किया वहाँ पर जाकर गर्ल्स को, पहली बात तो गर्ल्स को मोटिवेशन किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि हम आपके साथ बने रहेंगे सर, अगर तुम्हें। आज हमारा महाराजपुर के अंदर गर्ल्स टूर्नामेंट था, जिसमें हमारे सांसद प्रत्याशी पवन कश्यप जी उनको आशीर्वाद देने के लिए गए। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतने कीमती टाइम से निकाल कर उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स को कोई सपोर्ट नहीं करता, पर उन्होंने माइक के द्वारा हमें विश्वास दिलाया कि मेरा पूरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा और हमेशा ही मैं आपको सपोर्ट करता। सूर्या क्लब वर्सेस . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
तो कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया और कहा कि तमाम ऐसे युवा हैं जिनको सही मंच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुट गया है। लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में एआरओ एपी वाजपेयी ने नगर निगम की वेणी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा के जिन बूथों में कम मतदान हुआ वहां मतदाता जागरूकता तेजी के साथ चलाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में चूँकि हल्द्वानी में वेणी सेना एक नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, तो और उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कन्नौज से इस वक्त की ये बड़ी खबर। और उससे पहले लखनऊ से ये खबर, एसपी ने खजुराहो से मनोज यादव को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें मनोज यादव का टिकट काटा है, माफ कीजिएगा, एसपी ने खजुराहो से मनोज यादव का टिकट काटा है। खजुराहो की सीट से मनोज यादव का टिकट कटा है। तो मनोज की जगह मीरा यादव को बनाया गया प्रत्याशी। आपको बता दें कि दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया गया, मनोज यादव को एमपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी को जो खजुराहो की ये सीट मिली थी उस पर मनोज यादव का टिकट काटकर नया प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है। आपको बता दें दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। मनोज यादव की जगह दीपक यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं और मनोज यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एसपी ने खजुराहो से मनोज यादव का टिकट काटा है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खजुराहो की सीट से मनोज यादव का टिकट कटा है। तो गठबंधन में खजुराहो की सीट सपा के खाते में आई है और सपा ने वहां से दीपक यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोज यादव का एमपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव को बनाया है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, खजुराहो की जो एक सीट समाजवादी पार्टी को गठबंधन में मिली है उस पर उन्होंने मनोज यादव का टिकट काटकर दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मनोज यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं अभी एक हफ्ते पहले जो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन यूपी और एमपी में हुआ था, जिसमें एमपी में खजुराहो जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। तो वहां से जो है डॉक्टर मनोज यादव को जो है समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आज अचानक से उनका टिकट काट दिया गया। और वहीं दीपक यादव की जो पत्नी है, जो ये पूर्व विधायक रहे हैं जो है दीपक यादव, उनकी पत्नी जो श्रीमती नीरा दीपक यादव है, उनको अब प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं मनोज यादव को अब जो है समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और पूरा जो लोकसभा जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा उसकी पूरी जो है कमान अब जो है मनोज यादव के हाथ में होगी। ये आज हुए अचानक से इस फैसले से जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता और तमाम लोग थे जो कयास लगा रहे थे कि इनका मनोज यादव का टिकट कटने का, वो कहीं कहीं अब पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मनोज यादव का टिकट काटकर दीपक यादव की पत्नी मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने। तो मीरा दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।